Hey guys, my name is Vibhu and I create content on current affairs for UPSC. Welcome back to this current affairs concert series where we are revising month-wise the most important current affairs targeting the UPSC Prelims 2025. In this video, we are going to cover the current affairs from the month of June 2024. Enjoy the lecture. Do let me know the answer of the questions discussed in the lecture in the comment section. Do not forget to like the video and subscribe to our YouTube channel. Also, you can download the PDF notes of this lecture using the link mentioned in the YouTube video's description. Thank you so much. Enjoy the video. जून 2024 पहला टॉपिक, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है अब। सर, यहां हम पढ़ने आए थे, ये क्या खोल दिया? ओहो हो, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी उम्मीद तो हम बाकी यूट्यूबर टीचरों से ही रख सकते हैं। आप तो पढ़ाते थे, आप ये किस लाइन में आ गए? ये क्या लिखा है? नो बीटरूट इजंट वेजिटेबल वायग्रा बट here's what else it can do। हाँ भाई, क्या देख के लग रहा है? क्या है ये क्या खोल दिया मैंने? पागल तो हूं नहीं मैं। बोल दो, किसी को कुछ याद आ रहा है? नहीं, चैट में लोग रीजन फॉर नूर, अरे यार कमाल करती हो पूजा आप। ठीक है, अच्छा ये देखो, डेट देखो, डेट पे फोकस करो। क्या है डेट? डेट बताओ क्या है? चलो चलो अच्छे से बताओ। अप्रैल 24 2024, अप्रैल 24 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में ये भाई साहब आते हैं। नो बीटरूट इज इन वेजिटेबल वाइग्रा बट हियर्स व्हाट एल्स इट कैन डू। कुछ बातें इसमें लिखी थी, कुछ बातें क्या लिखी थी? इज बीटरूट रियली अ वेजिटेबल वाइग्रा? रोमन्स इसको इस तरह से यूज करते थे, ये बात लिखी थी। लेकिन हाउ कुड इट वर्क? ये देखो, when we eat beetroot, हाँ जी, when we eat beetroot, chemical reactions involving bacteria and enzymes transform the nitrate in beetroot into nitrite then to nitric oxide। जरा ध्यान देना इस शब्द पे, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हेल्प्स, हाँ जी, helps in what? Dilating the blood vessels, potentially improving circulation। जून में होता है आपका प्रीलिम्स 2024 और सवाल देखो, जून 2024 सवाल आता है यूपीएससी के अंदर और आप जरा सवाल को ध्यान से पढ़ो और मुझे अब आंसर बताओ। आया मजा कि नहीं आया? बताओ, बोल दो। कठिन लगा? यहां से बनाया था सवाल, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था बीटरूट के बारे में। एग्जामिनर पढ़ रहा था, उसे लगा वाओ ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है, देखो जरा देखो, और उसको यहां पे क्वेश्चन मिल गया। See, UPSC examiners are also reading the newspapers, and if they find something interesting, they'll make a question around it. Exactly what I try to do. And this is precisely what I am trying to do. I'm trying to read the newspaper from their perspective. I am just trying to read the newspaper कि भाई उनके पर्सपेक्टिव से पढ़ो कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो अपनी तरीके से, which is fine, you are aspirants, आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, बहुत चीजें करनी है। करंट अफेयर्स को पढ़ने का लॉजिक ही ये है। करंट अफेयर तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन टू रीड द न्यूज़पेपर्स keeping in mind the UPSC examiner's perspective is very important, and that is precisely what I am trying to do via this course. And obviously we cover everything in detail in our detailed course, but in this revision course I'm trying to cover as many points as possible which are relevant for prelims। मैंने आपको बोला ही था, मेरा ये पॉइंट ही नहीं है कि आपको 5000 टॉपिक्स पढ़ाए जाएं और उसमें से आपको बोला जाए कि लो भाई 50 क्वेश्चन आ गए। भाई 5000 टॉपिक्स पढ़े कैसे इंसान? The idea is to just teach you 500 topics, 300 topics, and अगर उसमें से मैं कह रहा हूं हर लेक्चर में से एक क्वेश्चन भी आ गया ना, you will get 25 to 30 marks in your prelims exam, and that is precisely the idea। हर वीक 1-2 घंटे हम बैठते हैं, इतना सीख लेते हैं, that is it। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पूरी कहानी मैंने क्यों सुनाई। यहां पर ऑप्शन क्या था? नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन every other option is equally important, and something related to nitrous oxide was in news। नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन, अ स्टडी कंडक्टेड बाय द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिवील्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। ठीक है, हमें पता है ये सब इंक्रीज हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट ये है that nitrous, देखो हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर। कई बार यूपीएससी एग्जैक्ट सेम रिपीट करता है क्वेश्चन। इफ यू नो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इफ आई एम करेक्ट, या उसी के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन रिपीट किया था यूपीएससी ने। 2 साल लगातार क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 2 बार लगातार क्वेश्चन आए थे। सो देयर इज अ हाई चांस कि नाइट्रिक ऑक्साइड पे यहां पूछ लिया, मजे लेने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड पे यहां पूछ लेंगे। एंड नाउ दिस इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, ये याद रखना है। उसी के साथ में आपको टॉप 5 एमिटर्स अगर याद रख सकते हो तो रख लो। इंडिया सेकंड नंबर पे है, इसको याद रख लेना। ठीक है, देखो
बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, बिकॉज वी आर अ बिग कंट्री, और ये फंडा आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, सिंस इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, नेचुरली ना हमारी एमिशन ज्यादा ही होंगी। बट वेरी इंपॉर्टेंट, हम इतने सारे बंदे हैं भाई, तो जाके उतनी एमिशन है ना, तो जो पर कैपिटा एमिशन है, क्या है पर कैपिटा एमिशन, दैट इज वेरी लो। इंडिया हमेशा पर कैपिटा इनकम से लेके पर कैपिटा एमिशन, इन सब में इंडिया नीचे ही रहता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा पे जब बात आती है, जब आप पॉपुलेशन से उसे डिवाइड कर देते हो ना, तो दिक्कत हो जाती है। ये बात याद रखना, जैसे हम बोलते हैं हमारी जीडीपी तो बहुत बड़ी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है, यस या नो? हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है जी, इस बात को याद रखोगे। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं भूलना, नाइट्रस ऑक्साइड, बाकी दो को खुद से पढ़ लेना अगर मन करे, बट नाइट्रस ऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं भूलना। चलो समझ आ गया, पहला टॉपिक हो गया भैया, ये आपने कमाल चीज दिखाई। अब हम ऐसी न्यूज को नहीं छोड़ेंगे, छोटी छोटी बातें होती हैं ऐसे ही पकड़नी होती है। देखो पकड़ ली तो बहुत बढ़िया, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि मैं यहाँ कोई चौधरी बैठा हूं कि सारी ही पकड़ लूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। और कोई भी ये क्लेम कर रहा है कि हम सारे एग्जाम प्रिडिक्ट कर देंगे, फालतू की बातें कर रहे हैं, इट्स बुलशिट। ऑल यू कैन डू इज ट्राई, ठीक है, इट इज यू कैन जस्ट ट्राई ट्राई एंड ट्राई, दैट इज ऑल यू कैन डू, ठीक है, जितना ट्राई कर सकते हो करो, जितना ज्यादा क्लोज जा सकते हो करो। एंड आई ओनली बिलीव इन पुटिंग अ लॉजिकल माइंड, पढ़ाई ध्यान से करो, उसको रिलेट करो कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता आया है, एंड इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करो। जबरदस्ती के तुक्के टेक्निक वो सब पे अभी डिपेंड मत करना, ठीक है। उस्मा पूछ रही है नाइट्रस ऑक्साइड इज मोर हार्मफुल नेचुरली देन मीथेन एंड CO2। सी दीज आर ऑल दीज आर गैसेस, ठीक है, सबका अपना अपना एक इंपैक्ट है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते ना, यू डिपेंड कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एक टाइम पे, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी मैं खुद ही भूल गया, वेट अ मिनट, हमने जनवरी में कवर भी किया था यार, हमने बहुत सारी गैसेस देखी थी, ठीक है, हमने कवर किया था कि उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, ठीक है। उसमें मैंने आपको, मैं उसकी ऑर्डरिंग भूल गया हूं कि कौन ऊपर थी कौन नीचे थी उसमें, वो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो, उसका ऑर्डर अब मुझे याद नहीं, अब मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो फिर गाली पड़ेगी, इसलिए एक बार वहां जाके चेक कर लेना, मैंने वहां पे कवर किया था जब मैंने मीथेन कवर करी थी, ठीक है, तो एक बार वहां जाके देख लेना उसका ऑर्डरिंग क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है अलग अलग गैसेस का, ठीक है जी। चलिए उसमें कूल, ओके। अब वन ऑफ द टॉपिक जहां से 100% सवाल आ सकता है, 100%, कोल इज वन ऑफ द फेवरेट थीम्स ऑफ यूपीएससी। सवाल आपके सामने है, पहले इसका जवाब दो। तन्वी कह रही है सी, बहुत बढ़िया तन्वी, आगे बताइए। उस्मा कह रही है सी, सब 2 और 3 पे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, आगे। अनिरुद्धा कह रही है डी। जो वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप भी वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। और बताओ भाई, और बताओ, अभी तक 3 जवाब आए हैं बस। अमनदीप बोल रहे हैं डी, गोपाला बोल रहे हैं सी, डी। अभी डीसी में ही बात चल रही है, दिल्ली कैपिटल्स, डीसी में बात चल रही है। संस्कार आए हैं टू ओनली बोलने, बी भी आ गया है चैट में, बहुत बढ़िया। तो BCD हो चुका है, ठीक है, ओके। ए नहीं आया है अब तक किसी का, 1 और 2 कोई नहीं बोल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे, चलो कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को भी यहीं छोड़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, तुम ही लोग जवाब दोगे, ठीक है, और यूनानिमस जवाब दोगे। ये लो भैया, कोल, कोल के 3 कैटेगरी, ठीक है। वैसे कोल की कैटेगराइजेशन अलग अलग टाइप से होती है, आपने जो अपनी एनसीईआरटीज में देखा होगा, बिटुमिनस, क्लोज, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ये पढ़ा है ना, पीट, ये पढ़ा होगा। बट एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं कोकिंग, सेमी कोकिंग एंड नॉन कोकिंग कोल। कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, क्या फर्क होता है? देखो, कोकिंग कोल पे बात करते हैं। कोकिंग कोल वो कोल होता है जो स्टील, इसी बात को अभी ना ज्यादा डेप्थ में मत जाना, प्रीलिम्स का टाइम है, रिवीजन कर रहे हैं, जितनी बात जाननी है उतनी बताऊंगा। दिमाग में एक बात बिठा लो, कोकिंग कोल इज रिलेटेड टू स्टील मैन्युफैक्चरिंग। किससे? स्टील मैन्युफैक्चरिंग से। इसकी ग्रेडिंग होती है एश परसेंटेज के बेसिस पे। एश परसेंटेज इसमें कम होती है, क्या होती है? कम होती है, इसीलिए इसकी ग्रेडिंग एश परसेंटेज पे होती है कि कितनी परसेंटेज उस कोल के अंदर एश है। कार्बन और एश होता है तो एश कितना परसेंटेज है। जस्ट रिमेंबर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टील मेकिंग। क्या? स्टील मेकिंग कैसे होता है अभी बताते हैं। तो ये हो गया कोकिंग कोल।
Semi coking coal is also similar to coking coal, has a little bit of higher ash content and higher moisture content. जैसे जैसे हम यहां बढ़ रहे हैं, सॉरी, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है. क्या इंक्रीज हो रहा है? एश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट. अच्छा, यहां पर ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एश एंड मॉइस्चर. दो ग्रेड्स होते हैं. अभी ये क्या होते हैं दिखाता हूं. राइट नाउ व्हाट यूजुअली हैपेंस इज सेमी कोकिंग कोल इज मिक्स्ड विद कोकिंग कोल फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, अब वो उसमें क्या होता है वो भी बताता हूं, लेकिन हाँ, ये दोनों ऐसे यूज होते हैं. ये इसका छोटा भाई है एक तरीके से. नाउ वी मूव टू नॉन कुकिंग. अब नॉन कुकिंग क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन ग्रॉस हीट कंटेंट, कि उसको बर्न करने से अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट होती है उसके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन होती है. ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन ग्रॉस हीट कंटेंट. कोल को आपने बर्न किया, कितनी हीट निकली, जितनी ज्यादा निकलेगी उतना बेटर, जितनी कम निकलेगी उतना खराब. तो इसके 17 ग्रेड्स होते हैं. ये ग्रेडिंग मैंने करी है? नहीं, ये किसने करी है? कोल मिनिस्ट्री ने. तो 17 ग्रेड्स, 2 ग्रेड्स और यहां पर होते हैं आपके 6 ग्रेड्स. आप जाकर कोल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे ये चेक भी कर सकते हो, ग्रेडिंग वहां पे मिलेगी आपको. ठीक है. सो नॉन कुकिंग कोल इज नॉट यूज्ड इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग. क्यों? क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज होती हैं. इंप्योरिटीज होती हैं, उसके अंदर आपका एश और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है. तो इट इज यूज्ड फॉर थर्मल पावर जनरेशन, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है. सेमी कोकिंग को अगर हम भूल भी जाएं, कोकिंग इज स्टील, नॉन कोकिंग इज, हाँ जी, कोकिंग इज स्टील, नॉन कोकिंग इज थर्मल. कोकिंग इज स्टील, नॉन कोकिंग थर्मल. बस इतनी बात दिमाग पे बना लो, कंफ्यूज मत होना इसमें. अब ये बात क्लियर है दोनों के यूज क्या है. दूसरी बात, कोकिंग कोल में कम एश कंटेंट, कम मॉइस्चर कंटेंट. नॉन कोकिंग में ज्यादा इंप्योरिटी, ज्यादा एश, ज्यादा मॉइस्चर. ये बात याद रहेगी, बोल दो. कोकिंग और नॉन कोकिंग कोल के बीच में डिफरेंस इतना याद है? ठीक है. अब इसकी स्टैटिस्टिक्स देखते हैं जहां पर कंफ्यूजन हो सकती है. आई हैव टोल्ड यू 2 पॉइंट्स, कोकिंग, नॉन कोकिंग. कोकिंग आप याद रखना, स्टील, लो एश कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट. नॉन कोकिंग, थर्मल, हाई एश, हाई इंप्योरिटीज. दैट इज व्हाई नॉट यूज्ड फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग. नाउ कमिंग ऑन टू द स्टैटिस्टिक्स. इंडिया में मेजॉरिटी कोल नॉन कोकिंग ही प्रोड्यूस होता है. इंडिया में मेजॉरिटी कोल नॉन कोकिंग ही प्रोड्यूस होता है. इंडिया में मेजॉरिटी कोल जो इंपोर्ट होता है वो भी नॉन कोकिंग होता है. इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दोनों नॉन कोकिंग ही ज्यादा होते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी दिमाग में याद रख लेना, क्योंकि कोकिंग कोल का यूज कम है तो वो वॉल्यूम में कम हो जाता है. बट वी हैव टू डिपेंड ऑन कोकिंग कोल, वी हैव टू डिपेंड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ कोकिंग कोल. नॉन कोकिंग हम खुद भी बहुत बनाते हैं, हमें हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि हमको बाहर से इंपोर्ट भी करना होता है, और वो नॉन कोकिंग से ज्यादा भी होता है. बट कोकिंग कोल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट. अच्छा, अब ये बात याद रही, इंपोर्ट हम कर रहे हैं. ज्यादा सिग्निफिकेंस किसकी है? ज्यादा सिग्निफिकेंस है कोकिंग कोल की. ठीक है, ज्यादा सिग्निफिकेंस कोकिंग कोल की है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स कम है. बट जब इंपोर्ट की बात आती है तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नॉन कोकिंग इज ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट. ये बात हम याद रखेंगे. अब इंटरेस्टिंग बात, इंपोर्ट होता कहां से है? मेजॉरिटी इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए एंड रशिया से होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आज के टाइम पर इंडोनेशिया से हो रहा है. इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप टोटल कोल इंपोर्ट्स काउंट करते हो तो इंडोनेशिया से होता है. लेकिन एक बात याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोकिंग कोल का इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा होता है. तो अगर कोई बोले वी हैव अ लार्ज डिपेंडेंसी ऑन ऑस्ट्रेलिया फॉर कोकिंग कोल, देन इट इज राइट. ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा, इंडोनेशिया, देन ऑस्ट्रेलिया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज फॉर कोकिंग कोल. साउथ अफ्रीका से भी करते हैं, रशिया, यूएसए से भी करते हैं, अब रशिया से भी करने लग गए हैं बिकॉज ऑफ द वॉर. उन पे सैंक्शन लग गए थे, तो जैसे हम पेट्रोल कर रहे हैं हम ये भी कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, इंपोर्ट और प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स याद रहेंगी. हाँ पूजा, आपको लग रहा है इसको मिले हैं 17 मार्क्स, इसको मिले हैं 6 मार्क्स. नहीं, इसका मतलब क्या है, कोकिंग कोल की 6 वेराइटीज हैं, 6 ग्रेड्स हैं. सेमी कोल की 2 हैं अकॉर्डिंग टू कोल मिनिस्ट्री, और नॉन कोकिंग की 17 है. ये नहीं कि इसको 17 है, इसका ग्रेड हाई, ये नहीं कि इसका 17 इसके 17 मार्क्स है. नहीं, ये 17 टाइप्स के हैं.
ये 2 टाइप्स के हैं और ये 6 टाइप्स के हैं, समझे? चलो, अब बात आती है सर, हमें ये तो मालूम है कि थर्मल पावर प्रोडक्शन में आपको नॉन कुकिंग कोल लगता है। हमें मालूम भी है कि भाई बिजली कैसे बनती है, वो तो चलो सबको मालूम होता है। ये कोकिंग कोल क्या है सर? ये जो कोका कोला आप पी रहे हो, ये कोकिंग कोल से बनी है? ये कुकिंग कोल से बनी है क्या? इसलिए ली थी मैंने आज कोका कोला। नहीं, ये कोक नहीं है जो मैं पी रहा हूं। लेट मी एक्सप्लेन यू। कोकिंग कोल का मतलब क्या है भाई? कोकिंग कोल वो कोल है, इससे हम क्या करते हैं ना, कोल को क्या करते हैं, बेक करते हैं। बेक करते हैं, कोकिंग कोल को बेक करते हैं। बेक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन ना, उसको हीट करते हैं ओवन में, ये समझ लो। तो जब हम कोकिंग कोल को बेक करते हैं, एक बात याद रखनी है, एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों बताओ क्यों? ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्यों बेक कर रहे हैं? कोई बता सकता है? वाई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? मैं एम्फसाइज कर रहा हूं इस पॉइंट पे। वेरी गुड अमृत, वो बर्न हो जाएगा। एग्जैक्टली बर्न हो जाएगा, इसलिए हम उसे बेक कर रहे हैं, तो वो केक की तरह बन जाएगा, उसको बोलेंगे कोक। ठीक है, अब ये कोक, आयरन ओर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइमस्टोन, ये 3 बंदों के नाम याद रखना, इन 3 भाइयों के। आयरन ओर, कोक और लाइमस्टोन को आप एक ब्लास्ट फर्नेस में डालोगे। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, नहीं याद नहीं रखना। 3 चीजों को आप डालते हो जिससे स्टील बनती है आगे जाकर। तो ये कोक ऐसे यूज होता है। कोकिंग कोल से बनता है कोक। कोकिंग कोल को विदाउट ऑक्सीजन हीट करने के बाद कोक बनता है। कोक, आयरन ओर और लाइमस्टोन, ये 3 भाई मिलकर जाते हैं एक फर्नेस में जो ऐसा दिखता है, और वहां से फिर आगे स्टील मेकिंग का प्रोसेस होता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, नहीं, इतना भी याद रख लिया बन जाएगी बात। दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है, इन 3 भाइयों के नाम याद रखने हैं, और इंपोर्ट और प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स को भी ध्यान रखना है। ठीक है जी? हाँ जी, बताओ, याद रहेगा टॉपिक? अब इस सवाल का जवाब दो दोबारा, बताओ क्या सही आंसर था? बहुत बढ़िया अनिरुद्धा, अनिरुद्धा आप ही ने शायद सबसे पहले सही जवाब भी दिया था। बहुत बढ़िया, अब डी हो गया है, सब सही सही रास्ते पे आ गए हैं। शाबाश, चलिए चले आगे, बोल दो आगे चले। अच्छा, आगे चलने से पहले ना, कल मैंने एक प्लान डिस्कस किया था हमारे कैप के स्टूडेंट्स के साथ, और मेजोरिटी आप उसमें से कैप के स्टूडेंट्स भी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग में इशू आ गया था। तो वो चीज रेलेवेंट कैप के स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा हमारे आगे का प्लान बता दूं कि आगे हमारे कैप का सारे करंट अफेयर्स का क्या फ्यूचर है, और कुछ आपके लिए अनाउंसमेंट भी है। ये लो, उस पर बात कर लो एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट 5 मिनट में बता रहा हूं। भाई कल था 26 ऑफ मार्च, हाँ जी, 26 ऑफ मार्च से लेके 4 ऑफ मे, 26 ऑफ मार्च से लेके 4 ऑफ मे तक हमारा रेगुलर क्लासेस चलेंगी उन लोगों की जो हमारे कैप में इनरोल्ड हैं। और हमारे कैक का मैं पूरी कोशिश करूंगा जून 24 से लेके दिसंबर 2024 तक का काम बन जाए। जून 24 से लेके दिसंबर 2024 की रिवीजन आपकी 4 ऑफ मे तक हो जाएगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद है, 4 ऑफ मे तक हम इतने मंथ्स कवर करने वाले हैं। राइट भैया, ये बात समझ आ गई, आप 4 ऑफ मे तक हमको दिसंबर 2024 तक रिवाइज करवा दोगे। ओके, अब 4 ऑफ मे से लेके 25 ऑफ मे आपका एग्जाम, उसके बीच में मैं आपके पास लाने वाला हूं बहुत बढ़िया कंटेंट। सबसे पहले तो आपका होगा इंटेंसिव रिवीजन ऑफ जनवरी 25 टू अप्रैल 25। जो मैंने आपको बोला था हम अप्रैल 25 तक रिवाइज करेंगे। इन 4 मंथ्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आते हैं, खट 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 खट। इस टाइम पर एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होता है, वो देखता है न्यूज़पेपर में कुछ उससे इंटरेस्टिंग मिला है, वो पेपर में डाल देता है। तो इस पर हम बहुत डिटेल में फोकस करके इसकी रिवीजन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको मिलेंगे 2 फुल रिवीजन लेक्चर्स। ये भैया देखो, इसका एक छोटा सा वो है, ये जो लेक्चर्स हैं ये हमने स्केड्यूल करे हैं हमारी पंचामृत टेस्ट सीरीज में। जिन लोगों ने भी हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है, जिस जो 5 टेस्ट हैं, उनको ये लेक्चर्स मिलेंगे 2। इन 2 लेक्चर्स में प्रोग्राम क्या है, इन 2 लेक्चर्स में एक तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अब तक मैंने जितनी चीजें पढ़ाई हैं, कैप, कैक, प्रीलिम्स पार योजना, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करवाऊंगा। नंबर 2, मैं आपको पीआईबी की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पीआईबी जो कि बहुत अच्छा सोर्स है, उसको कराऊंगा रिवाइज।
एक चीज मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको 12 मंथ्स की योजना भी रिवाइज करा दूं थर्ड लेक्चर लेके। वो अभी गारंटी नहीं है, मैं उस पर कमिट नहीं कर सकता, मुझे टाइम देखना पड़ेगा कि कितना मिलेगा। और हमारे जो मॉक टेस्ट हैं उनका डिस्कशन होगा। जो हमारी पंचामृत टेस्ट सीरीज है, ये लास्ट के 2 पार्ट्स आर अवेलेबल ओनली टू स्टूडेंट्स हु हैव परचेज द टेस्ट सीरीज। ठीक है, पंचामृत टेस्ट सीरीज। उसके बाद 25 ऑफ मई से लेके 7 ऑफ जून तक रहने वाला है हमारा ऑफ। आपका एग्जाम होगा, आराम से थोड़ा चिल करेंगे, पार्टी करेंगे, मौज करेंगे, रिजल्ट आएगा। 7 जून तक हमारा ऑफ रहेगा। 7 जून के बाद हमारा स्टार्ट होगा भैया कैंप। हमारा कैंप अब हो चुका है कैंप, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग एंड मेंटोरशिप का वन सिंगल कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जून 7 2025। एक बार मैं आपको क्विकली बता दूं क्यों ये कोर्स एक गेम चेंजर होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप 2026 में अटेम्प्ट दोगे, जो कि मुझे लगता नहीं आप में से तो कोई भी देगा, ठीक है, क्योंकि आप सबका प्रीलिम्स निकलने वाला है, क्योंकि आप तभी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो। लेकिन जो भी लोग इसको रिकॉर्डिंग में सुनेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि भाई ये देखो, ये माहौल है, इसमें हमारे कोर्स के ये फीचर्स हैं जिसको मैं बोलता हूं नवरत्न ऑफ आर कोर्स। आपको हमारे जो करंट अफेयर्स का फुल स्टैक कोर्स है, जो कि एक ऐसा कोर्स है भाई जो आपके करंट अफेयर्स के सरदर्द को जड़ से हटा देगा। मैं ऐसा मानता हूं करंट अफेयर्स को आपको ना प्रोटेक्ट करना होता है। करंट अफेयर्स से आप लोग स्टैटिक पढ़ो, आप लोग यार अपना ऑप्शनल पढ़ो, आप करंट अफेयर की टेंशन क्यों लेते हो? और आपको ये देखने के बाद जेन्युइन फील होगा कि यार करंट अफेयर की तो कोई टेंशन लेने की पॉइंट ही नहीं है। सबसे पहला फीचर, आपको वीकली कवरेज मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का, विद स्टैटिक लिंकेज। 100% कवरेज मिलेगा। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बस न्यूज़पेपर को रीड करना है, एंजॉय करना है। पढ़ाऊंगा मैं, नोट्स मैं दूंगा, हर संडे आपका एक लेक्चर होगा, आपकी कवरेज हो जाएगी। इसी कोर्स में आपको मिलेंगे 45 डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशन, जहां आपको पूरी आंसर राइटिंग कराई जाएगी। नंबर 3, आपको मिलेंगे 200 प्लस मेंस मॉक क्वेश्चंस, जहां आपकी कॉपीज का इवैल्यूएशन, एक एक कॉपी का इवैल्यूएशन होगा अगर आप उसे टाइम लिमिट में सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको डेडिकेटेड हर वीक मेंटोरशिप सेशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारी टीम से, इंक्लूडिंग मी। फिर एक बात जो मेरे को लगता है कमी रह गई थी पिछली बार, प्रीलिम्स के लिए आपकी स्पेसिफिक लेक्चर्स हुआ करेंगे। यहां तो हम डेली वीकली कवरेज करेंगे ही इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की, पर हम हर मंथ के सिर्फ प्रीलिम्स रेलेवेंट पॉइंट्स को हर महीने पढ़ेंगे, ताकि आपका प्री फोकस भी बना रहे। फिर मंथली आपके मैपिंग और स्पीशीज स्पेसिफिक लेक्चर्स होंगे, ताकि मैपिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पीशीज से क्वेश्चन आते हैं, सब कवर होंगे। फिर आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें सब कुछ जो मैंने ऊपर मेंशन किया है वो इंक्लूडेड होगा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, क्रिस्टल क्लियर स्केड्यूल। ये मैं मानता हूं हमारे कोर्स का सबसे बड़ा यूएसपी है। क्यों ऐसा मैं बोलता हूं, इसका रीजन देखो। आपको 7 ऑफ जून से लेकर, और आपको भैया देखो 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 20 ऑफ मई 2026 तक, अगले साल तक आपके कौन से लेक्चर्स कब होंगे, सब पहले से ही स्केड्यूल्ड है। आपकी किस दिन प्रीलिम्स की क्लास है, किस दिन मैपिंग की क्लास है, किस दिन आपका आंसर राइटिंग का सेशन है, किस दिन आपके करंट अफेयर्स का लेक्चर है, एवरीथिंग ये स्केड्यूल आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में पहले ही मिल जाएगा। कुछ रिजर्व डेज हैं भाई, हम भी बीमार पड़ सकते हैं, हमें भी काम हो सकता है। अगर क्लास रीस्केड्यूल होगी तो इन रिजर्व डेज पर ही होगी। जब ऑफ होगा न्यू ईयर का, वो पहले से ही अकाउंट कर रखा है। कोई दिक्कत ही नहीं होनी है आपको इन टर्म्स ऑफ कि कभी भी हैपेसेट क्लासेस हो रही हैं, पहले क्लासेस लेनी, फिर 8-8 घंटे की क्लासेस हो रही हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा। एवरीथिंग विल बी इन अ वेरी ऑर्डरली फैशन, विल बी डन इन एन ऑर्डरली फैशन। इनफैक्ट मैंने इसी में अगले साल का करंट अफेयर कॉन्सर्ट का लेक्चर भी ऐड कर दिया है कि अगले साल के जो कैक के लेक्चर्स हैं वो कब कब होंगे। सो एवरीथिंग इज थरली एंड लॉजिकली प्लान्ड, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। इतना फुल स्टैक कोर्स है। ये जो कोर्स है भाई, इसका जो प्राइस है वो हम रिवील करेंगे। ऑब्वियसली अभी जो हमारे कोर्स का प्राइस है उससे वो बहुत ज्यादा ही होगा, लेकिन अभी हमने उसका प्राइस रिवील नहीं किया है। तो जब वो कोर्स लॉन्च होगा तब हम आपको इसका प्राइस बताएंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा इससे ज्यादा होगा जो अभी हमारा कोर्स है। स्टिल अभी भी अगर कोई इसको देख रहा है और कोई 2026 वाला यहां बैठा हुआ है, भाई अभी हमारा कोर्स 5000 का है। जो भी उसमें अभी भी एनरोल करेगा उसको ये हम कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड देंगे। आई हैव प्रोमिस्ड ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ 2025 जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं होता है और जो हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं, उनको 2026 का कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड मिलेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका नहीं हुआ।
कोई नहीं करता ऐसा यूपीएससी में। जितने लोगों ने भी 2025 वालों ने एनरोल कर रखा है, अगर एग्जाम नहीं होता आपका 2026 में अपग्रेड होगा, और 2026 वालों के लिए तो वो है ही। ठीक है जी। तो अगर आप अभी भी परचेज करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये था जो कल की अनाउंसमेंट थी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी। कैंप इसका नाम है, ज्वाइन द कैंप एंड बी अ चैंप। 3 चीजें आपकी अलग अलग, कुछ नहीं, एक ही कोर्स में आपकी इसमें इंक्लूडेड होंगी। चलिए ठीक है भाई, ऑल क्लियर। जो भी कल की अनाउंसमेंट थी, जिसने कल मिस करी, ये सारी बातें थी, मैंने फटाफट आपको सुना दिया। चले आगे अब। बहुत बढ़िया। चलो भाई, कल की अनाउंसमेंट्स हो गई, आपको जितनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो है। कोई किसी को इशू हो, हमारा सपोर्ट नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी डाउट है कोर्स रिलेटेड। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या मुद्दे की बातें हैं। अरे बाप रे, एक और सवाल, एक और सवाल। भैया कितने सवाल कराओगे, सवाल ही चलते रहेंगे बस, क्लास कम सवाल ज्यादा। जवाब दो, जवाब 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 जवाब। चलो चलो चलो, बताओ भाई बताओ। चैट क्यों रुक गई? बी, बी आंसर आ रहा है, ओनली 2 पे बात आ रही है। बी, ए भी आ गया है, ए आ गया है चैट में भाई, ए आ गया है। ए और बी पे बात चल रही है। ओके। क्या बात है, डी आ गया, सी आ गया भाई, सारे ऑप्शन आ गए, मैं जीत गया। ए बी सी डी चारों ऑप्शन चैट में है, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, एकदम मजा आ गया भाई, गजब आ गया। चलो, ए बी सी डी सब चैट में आ गए हैं, आगे चलते हैं। पहले अब इसको देखते हैं। लो भाई, हमारी क्या है विजन? विजन है हमारी इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। और क्या बजट में इस साल कुछ हुआ था इंश्योरेंस को लेके? कोई बताएगा मेरे को? इस साल बजट में इंश्योरेंस को लेके कुछ हुआ था? मैंने आपको पढ़ाया भी था इसी इसी कैक प्रोग्राम के अंडर। 100% एफडीआई, करेक्ट। बजट 2025 इंडिया अलाउज 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस। क्या आपको नहीं लगता कि इंश्योरेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट है इस साल प्रीलिम्स के लिए? क्या इंश्योरेंस सेक्टर पे क्वेश्चन बन सकता है? क्या बन सकता है वो देखते हैं। ठीक है, लो भाई, इंश्योरेंस पर क्वेश्चन बन, कुछ टॉपिक रह तो नहीं गया ना? नहीं। हाँ, लो भाई, सबसे पहले तो IRDAI, ये है भैया इंश्योरेंस के माई बाप। जैसे आरबीआई है बैंक्स के लिए, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है IRDAI। इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है याद? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये तो बात याद रहेगी भैया। हेड ऑफिस हैदराबाद में है। कई बार यूपीएससी एग्जामिनर को जब कुछ नहीं मिलता जीवन में तो वो ये पूछता है। ठीक है, जब उसको बिल्कुल ही कलेश करना होता है, बच्चों से दुश्मनी निकालनी होती है, तो हैदराबाद जैसे हेड ऑफिस को वो पूछता है। अच्छा, हर तरह की इंश्योरेंस कंपनी को ये रेगुलेट करते हैं। ओके भैया, ये तो याद रहेगा। कॉम्पोजिशन, ये हम खेल गए थे थोड़ा सा भैया। 10 मेंबर बॉडी है ये, एक चेयरमैन होंगे, 5 फुल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर। क्या ये बात याद रहेगी? हाँ जी, बता दो। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट, ये रिलीज करते हैं लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के। भैया अगर ये 3 कंपनीज डूब गई तो बैंड बज जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन तीनों के नाम याद रख लेना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। ये 3 कंपनीज हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट हैं, ये दे आर टू बिग टू फेल। ये नहीं फेल होनी चाहिए भाई, ये फेल नहीं होनी चाहिए, बस समझे? समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे बता दो। ये याद रहेगा, ये रटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। रट्टा मारना पड़ेगा, कच्चा रट्टा मारना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको याद कराई दिया था कि 100% एफडीआई एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लॉज है, वो आप पढ़ लेना कि भाई सारा प्रीमियम जो है वो इंडिया में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, भले ये बात बस दिमाग में याद रख लेना कि 100% एफडीआई इंडिया में अब है। अच्छा, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज बनाने पे बात चल रही है। ठीक है, राइट। अब यहां देखो, हाँ जी, हाँ जी अमनदीप। अच्छा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें जो आप क्लेम होता है ना, जब आपको हॉस्पिटल में एडमिशन होता है तो फिर क्लेम लेना होता है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो थोड़ी डिजिटाइज हो जाएंगी, ऑटोमेटिक हो जाएंगी, लोगों को वो लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। तो इतनी बात याद रखनी है, ये भी याद रहेगा। इंपॉर्टेंट बात,
इस बात को भी याद रख लेना, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो, अगर कोई IRDAI से ही परेशान है, तो IRDAI से ही गुस्सा हो गया है, तो उसके अगेंस्ट अपील कहां कर सकते हैं? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और अगर आप SAT से भी परेशान हो तो कहां जाओगे? अगर आप SAT से भी परेशान हो तो कहां जाओगे? बताओ। आपने IRDAI के अगेंस्ट अपील करी SAT में, अब आप SAT से भी परेशान हो, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही सकते हो ना, बिल्कुल। अच्छा, ये जो SAT है सर, ये 3 लोगों से अपील सुनता है, सेबी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड IRDAI। इस बात को भी याद रख लेना। RBI की नहीं करता, RBI या कुछ और की, कहीं RBI भी इसमें ऐड कर दो, ये 3 ही हैं। क्या ये बात याद रहेगी? अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखो और जवाब दो। अभी बी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, ए आ रहा है, ए पे चल रही है बात। जो बी बोल रहे हैं ना, वो लगता है उन्होंने PYQ सॉल्व नहीं करे हैं। हाँ जी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन करता है भाई रेगुलेट? बताओ चैट में मेरे को। PYQ है ये, PYQ। बहुत बढ़िया तन्वी, तन्वी। सेबी, सेबी भैया, सेबी। PYQ है ये, PYQ से निकाला है मैंने ये स्टेटमेंट, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हुआ फिर? ए, ओनली वन, ओनली वन, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। इट इज 10 मेंबर बॉडी और यहां पर सेबी। बहुत बढ़िया, डन हो गया जी, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल चलते जाएंगे, सवाल चलते जाएंगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सवाल आपके सामने है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं कह सकता हूं इससे 100% आई बिलीव इससे क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं आया तो भाई कोई बात नहीं, पर पूरा मतलब 100% लॉजिक कहता है क्वेश्चन आएगा, 100%। AC में बात चल रही है, AC में, AC में बात हो रही है भाई। ए, कुछ लोग A बोल रहे हैं, कुछ लोग C बोल रहे हैं। ए, अब बी भी आ गया है, टू ओनली भी आ गया है। AC में बात हो रही है मोटे मोटी, ठीक है। हीट वेव्स, हीट वेव्स, सवाल पे आते हैं। हीट वेव्स, देखो, हीट वेव्स एक ऐसा टॉपिक है जो कम से कम नहीं, कम से कम 20 बार पूरे साल न्यूज में आया है। इससे सवाल नहीं आया ना, तो पता नहीं कहां से आएगा। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, और कैसे पता करें कि सबसे सही सोर्स क्या है? आपको पता है, अगर आपका मन करे, क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, क्योंकि टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देख के। यहां पर ये मूवी पता नहीं कौन सी आ रही है, हीट वेव्स IMD FAQ। ये एक, मैं ना ऐसे डॉक्यूमेंट्स को प्रेफर करना का बड़ा शौक रखता हूं। देखो, ये देखो, IMD ने ना एक FAQ दे रखा है हीट वेव के ऊपर। आप इस वैसे इसमें से जितनी बातें हैं, ये 16 पेजों का है, तो वैसे मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है और मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए निकाल दी हैं। पर मन करे ना अगर, तो कभी बैठ कर एक बार फटाक से रीड मार लेना, क्योंकि पूरे 2 नंबर है प्रीलिम्स में। अब है क्या इंपॉर्टेंट बात, ये देखो। हीट वेव क्या होता है आपको मालूम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, गर्मी हो गई, ठीक है सर, ये तो नॉर्मल बात है भैया, इसमें क्या है, ठीक है। हीट वेव्स की कंडीशंस क्या होती हैं? ये आपके वही सिंपल ज्योग्राफी वाले टॉपिक के भाई, हॉट ड्राई एयर होनी चाहिए, लू, आपको पता है ना, लोकल विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स, लू होता है उसमें। एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी ऐसा क्यों लिखा है ये मैं बताऊंगा। एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, द स्काई शुड बी प्रैक्टिकली क्लाउडलेस, द स्काई शुड बी प्रैक्टिकली क्लाउडलेस एंड लार्ज एम्पलीट्यूड एंड एंटी साइक्लोनिक फ्लो ओवर द एरिया। ये अपने ज्योग्राफी के टीचर से पूछना, भैया क्या लिखा है ये। अब मैं ये पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को ही पढ़ना पड़ेगा, और फिर पढ़ाना पड़ेगा, तो लंबा प्रोसेस है। आपको पता है साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मैं मान के चल रहा हूं। तो लार्ज एम्पलीट्यूड एंटी साइक्लोनिक फ्लो ओवर द एरिया, नहीं पढ़ा है तो रट लो, ठीक है। अच्छा, ये डेवलप कहां होती है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो यहां पे मेजोरिटी होती है नॉर्दर्न साइड्स में। कंडीशन भैया हो गई याद,
आगे चलाओ। अब हीट वेव के क्राइटेरिया क्या होते हैं? देखो, वैसे तो आई डोंट थिंक यूपीएससी इतना कॉम्प्लिकेट करेगा, पर क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना कि छोड़ नहीं सकते, तो इसमें ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा ये फिनोमेना है, इसको देख लो एक बार कि हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 डिग्री। मतलब प्लेन्स में 40 डिग्री, हिल में 30 डिग्री, और जो वहां का नॉर्मल टेम्परेचर है अगर उससे 4.5 डिग्री या 6.4 डिग्री तक बढ़ गया टेम्परेचर तो हीट वेव मानेंगे। और अगर जिस जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री नॉर्मल है और टेम्परेचर हो गया 47 डिग्री तो हो गया सीवियर हीट वेव। और भाई देखो, अगर एक्चुअल टेम्परेचर 45 से बढ़ गया तो हीट वेव वैसे ही बोल देंगे, और अगर एक्चुअल टेम्परेचर 47 से बढ़ गया तो भी सीवियर हीट वेव बोल देंगे। तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, आपको ये सब याद नहीं रखना, ठीक है। मोटी मोटी बात क्या याद रखोगे कि एक टेम्परेचर क्राइटेरिया बना रखा है किसने, आईएमडी, और वो प्लेन्स के लिए अलग है, हिल्स के लिए अलग है, और कोस्टल रीजन्स के लिए अलग है। नंबर्स पे मत जाना, नंबर्स पे मत जाना, बस ये सोचना कि क्लासिफिकेशन आईएमडी करता है और अलग अलग ऐसे क्राइटेरिया है प्लेन्स के लिए, हिल्स के लिए और कोस्टल एरियाज के लिए, ठीक है। हाँ जी, इतनी बात याद रखना, इतनी भी याद रख ली ना बन जाएगी बात, ठीक है। चलो, अच्छा, फिर और एक बात और ध्यान रखना, कहीं पर भी ना 50 डिग्री से ऊपर कुछ नहीं है, या 60 डिग्री, कोई पागलपन वाला नंबर दे देंगे वो लोग। मतलब जो भी चीजें हैं वो देखो 40 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री का कुछ एंगल नहीं है। अगर उन्होंने 50 डिग्री लिख दिया गलत है, 50 डिग्री कहीं है ही नहीं। हमें यूजुअली लगेगा कि हाँ 50 डिग्री पे हीट वेव होगी, 50 डिग्री यहां कहीं नहीं मेंशन है, ठीक है। हाँ 50 डिग्री पे हीट वेव हो जाएगी, लेकिन आईएमडी ने यहां कहीं नहीं लिखा, देखो ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, कि कहीं बोले कि नहीं एटलीस्ट 50 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर, नहीं भाई 47 पे भी हो जाएगा, तो इस बात को दिमाग में रखना। अच्छा, फिर एक बात है वार्म नाइट्स राइजिंग ह्यूमिडिटी, व्हाई हीट वेव्स आर बिकमिंग, ह्यूमिडिटी बार बार आ रहा है सर, इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, करूंगा। अब ये भी यार देखो, इन्होंने लिखा था कि वार्म नाइट क्या होता है। अब भाई वार्म नाइट क्या होता है भाई, वार्म नाइट मतलब बड़ी अजीब बात है वार्म नाइट, ठीक है। जो कोजी नाइट होती है प्रीलिम्स निकालने के बाद रात को आराम से सोओगे, वो वार्म नाइट होगी, और क्या है ना। अच्छा, ये देखो, वार्म नाइट में मिनिमम टेम्परेचर डिपार्चर इज 4.5 डिग्री टू 6.4, ये सेम है, तो वार्म वरना वेरी वार्म, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेना, आईएमडी नहीं बोला है। इन लोगों ने कलर कोडिंग भी करी है, ग्रीन यानी कि भैया एक्शन, अभी तो कुछ नहीं करना, मौज लो। ये भाई ग्रीन था जब आपका जून जुलाई आता है, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ मस्त चल रही होती है। येलो जब सितंबर अक्टूबर आता है, ऑरेंज जब जनवरी आता है, और रेड अलर्ट जब मई आ जाता है कि भैया तैयार हो जाओ, है ना। तो ये कोडिंग है, यूपीएससी का मन किया वाहियात क्वेश्चन बनाने का तो ये पूछ लेंगे। अच्छा, अब एक और खतरनाक बात, ये देखो, हीट इंडेक्स क्या होता है, हीट इंडेक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। हीट इंडेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। It measures how hot it really feels when the relative humidity is factored in with the actual air temperature. This is also sometimes referred as apparent temperature and can be understood as what our body perceives. देखो, आपको मालूम है जब आपको गर्मी लगती है तो आपको पसीना आता है, यस या नो, ठीक है, पसीना आता है। अब वो जो पसीना आपका स्वेट इवेपोरेट होता है ना, तो आपको कूल फील होता है, बॉडी थोड़ी कूलिंग इफेक्ट में जाती है जब स्वेट आपका इवेपोरेट होता है। हाँ जी। अब सोचो, अब सोचो, स्वेट आ रहा है मेरे को, अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या इवेपोरेशन बड़े आराम से हो जाएगी? अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उमस, तो इवेपोरेशन नहीं होगी, तो मुझे वो कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। दैट इज वाई अगर टेम्परेचर ज्यादा है और उसके साथ अगर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है ना सर, तो बहुत ही बवाल हो जाता है। आपको आपको याद होगा, कभी कभी हमें लगता है यार ये बड़ी उमस हो रही है, बड़ा ही पसीने रुक ही नहीं रहे हैं, ना इवेपोरेट हो रहे, गर्मी ज्यादा लग रही है। सो दैट इज व्हाट हीट इंडेक्स इज। हमारी बॉडी एग्जैक्टली टेम्परेचर को क्या मेजर कर रही है, कैसे उसको फील कर रही है, इसको एपरेंट टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो यार इन बातों को प्रीलिम्स के लिए जरूर याद रखना। अब आते हैं सवाल पे, सवाल पे आते हैं और देखते हैं क्या लिखा है।
द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनडीएमए एक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है. अच्छा, ये बात आपको याद नहीं होनी चाहिए भैया. देखो, डिजास्टर में 12 डिजास्टर्स हैं, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मन करे तो पढ़ लेना. हीट वेव नहीं है. हीट वेव नहीं है. क्या नहीं है? हीट वेव नहीं है अभी इसमें. ये बात याद रहेगी. हीट वेव नहीं 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 है. ठीक है, तो क्या आंसर हुआ इसका? आंसर क्या हो गया बता दो फिर. बता दो आंसर. बहुत बढ़िया, आंसर हो गया ए. ए भैया, ए वन ओनली. अरे ये तो बता दो भाई, कॉन्सर्ट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई, फील आ रही है कि नहीं आ रही? अब हम थोड़ा बैठ जाएं. हमने यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी करी है, ताकि सिर्फ खड़े होके ना पढ़ाना पड़े भैया, बैठ भी जाए आराम से. मौज भाई, मौज हो रही है सर, मौज. अमनदीप की मौज हो गई. अमनदीप, अमनदीप तुम कैप में भी हो क्या भाई? हाँ. अब भाई जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वेबसाइट पे आ जाओ www.godsupporter.com. हम लाइव अटेंड करो, बहुत ही मजा आएगा. लाइव की बात ही अलग है. नहीं सर, अमनदीप कैप में नहीं है, तभी मैंने नाम नहीं सुना यार अमनदीप तुम्हारा, इसलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया. ठीक है भाई, प्रीलिम्स दो निकालो यार, मत ही आना भाई, मैं तो यही कहूंगा. ठीक है, पास हो भाई तुम. बहुत बढ़िया. ठीक है जी, और बताओ. यार टेंशन हो रही है प्रीलिम्स की किसी को? सबको हो रही है भैया. कैसा सवाल पूछ रहे हो ये? हैं जी, ऐसा तो ऐसा सवाल नहीं पूछते. बिल्कुल. हम्म. वो गाना सुना है तुमने? मैंने अभी कुछ दिन पहले हमारा एक अलग लेक्चर चल रहा था, उसमें मैंने ये बात बताई थी. ठीक है. हाँ जी, दिलजीत का पंगा. पहला बोले दानी, फिर पीछे हट दानी, जदो पंगा पै जावे. हाँ जी, वैसे मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, ये सुना है किसी ने? उस गाने को रोज सुनो आजकल, कि भाई पहले बोलो मत, और अब अगर पंगा पड़ गया तो फिर पीछे हटो मत. अब तो भाई देना है प्रीलिम्स, और दे के आग ही लगा के आनी है. अब चाहे कुछ पढ़ के आए हैं कि नहीं आए, जितना पढ़ा है ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है एग्जाम हॉल के अंदर, कि भाई मतलब हम ही हैं जो हैं. ठीक है, हम ही हैं भाई, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आए हैं, या तो आज एग्जाम रहेगा या हम रहेंगे. भाई बंदा पहले ही, तुम्हारे बाजू वाले तुमसे ऐसे इंटिमिडेट हो जाएंगे, ये कौन आया है भाई, इसको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है. ठीक है, बस. अमृत बिल्कुल यही सुनना है. देखो, जो सीरियस मोटिवेशन वाले गाने होते हैं वो आप मिड फेज ऑफ स्टडीज में कर सकते हो, कि हाँ यार आप अच्छे जो मोटिवेशनल गाने सुन रहे हो भाई, हाँ दंगल है और ये सब है, और बिल्कुल मतलब कुछ भी करके दिखाएंगे. पर जब एग्जाम पास आए ना, तो थोड़ा चिल हो जाओ. तब भाई करण औजला, दिलजीत, ये चलते हैं. ठीक है, मौज हो पूरी भाई. ठीक है, ऐसे गाने सुनो ताकि अपने आप को हाइप कर दो. बिल्कुल. एस्पिरेंट, अरे यार भाई राजवीर, तुम यार कहाँ अटके हुए हो एस्पिरेंट सीरीज के सॉन्ग्स में है? अरे क्यों देगी भाई मौका जिंदगी दोबारा, इसी बार दिया है, इसी में निकाल दो एग्जाम. वो सब मत सुनो. ठीक है, एस्पिरेंट वेस्पिरेंट मत सुनो. अभी तुम सुनो बिल्कुल पंजाबी गाने सुनो, या फिर इंग्लिश रॉक म्यूजिक सुनो. बिल्कुल हाइप करो अपने आप को. डरना नहीं है भाई, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. अच्छा खाओ, अच्छा भाई खाना पीना खाओ, सो आराम से, खूब अच्छे से अपनी नींद पूरी करो. ठीक है, 7-8 घंटे सो, अच्छा खाना खाओ इस टाइम पर. यू हैव नो आइडिया व्हाट इम्पैक्ट कैन फूड डू. मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है भाई. इनफैक्ट अगर मैं पूरा दिन अनहेल्दी डाइट खाऊं, मतलब मैंने छोले भटूरे खा लिए, मैंने टिक्की खा ली, मैंने कुछ ऐसा कुछ खा लिया भाई, उसके बाद मैं अगर लेक्चर देने बैठता हूं ना, तो मैंने देखा है, लाइव देखा है अपने साथ, कि मेरी एनर्जी खत्म होती है. ठीक है, अगर मैं नहीं अच्छा सोया और मैं सुबह लेक्चर लिया हूं, तो मुझे पता है ना मेरा लेक्चर में 100% नहीं गया. लेकिन जिस दिन मैंने अच्छा अपना मील लिया है, मैं अपना अच्छा सोया हूं, योर परफॉर्मेंस विल इंप्रूव. और ये बात तो विराट कोहली से सीख सकते हो यार, उसने क्रिकेट को कितना ट्रांसफॉर्म कर दिया. ही ब्रॉट दैट कॉन्सेप्ट दैट फिटनेस is not just for aesthetic appeal, but it is for the benefit it brings to your profession, and in your case your studies. कुछ मैं ही नहीं कर, अच्छा खाओ भाई. अब तुम प्रोटीन शेक पी रहे हो, या फिर तुम भाई एडमामे खा रहे हो, ये नहीं. अगर बुरा भी नहीं खाओगे ना, जो पढ़ते पढ़ते चिप्स चल रहे हैं उसके साथ में भाई वो शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक चल रही है, भाई मैं पीता हूँ नो शुगर पीता हूँ, देख लो 0 शुगर.
ठीक है, और इससे कैंसर नहीं होता है। बावले घूम रहे हैं कह रहे कैंसर होता है, कैंसर होता है। दिन की 50 नहीं पीते भाई, हफ्ते में 2 बार पी लो, कुछ नहीं होता। ठीक है, शुगर से तो बेटर ही है, जिससे डायबिटीज हो जाएगी। तो आराम से मौज लो अपनी जीवन में, ठीक है? अच्छा अपना ध्यान रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो। कुछ लोगों के फ़ोन अगर ब्लॉक कर दो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? और अपना सब बढ़िया रहेगा। अपने आप को एक अलग ज़ोन में ले आओ, बिल्कुल ज़ोन में, वो एकदम कहते हैं ना एकदम भाई वॉरियर वाले मोड में ले आओ अपने आप को। नहीं भाई अभिजीत मुझे तो ठीक लगता है, ठीक है? ये है भाई, ठीक है जी? तो ये थोड़ा ज्ञान भी था साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवेज़ लो, अरे यार फिर सवाल आ गया भैया। नया टॉपिक आते से पहले सवाल आ जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको दिखते हैं, हम बनाते हैं फिर आपके लिए ऐसे क्वेश्चन। तभी कह रहा हूं भाई, जिसने 55 टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है, कर लो भाई कर लो। अगर तुम लोग प्रीलिम्स दे रहे हो, 5 टेस्ट हैं, ठीक है, 999 में, उससे बढ़िया, और उसमें और 4 लेक्चर तुम्हें और मिलेंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट बनाए हैं, ठीक है? एक आधी गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, माफ करना, बट हाँ यू कैन। आंसर आने लग गए हैं, ए डी डी डी। हम्म हम्म अच्छा, ए। हम्म डी ए। अच्छा मैं ना, अभी आप अच्छा अच्छा, चलो अभी तुम और सॉल्व करो और बताओ आंसर, थोड़ा और वेट करता हूँ। डी, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी नहीं आया अब तक, पर हाँ बी डी ए बहुत आया है। ठीक है, चलो। अच्छा किसी को मालूम है राइस, राइस कैसे, मतलब प्लांटेशन कैसे होती है, पैडी की प्लांटेशन कैसे होती है? किसी को मालूम है? देखो, किसी को मालूम है ये क्या होता है? पहले तो मैंने बताया भी था पैडी और राइस में डिफरेंस क्या होता है, कि वो राइस विद हस्क होता है, पैडी क्या होता है ना, जो पैडी होता है पहले उसकी प्लांटेशन होती है नर्सरी में। मतलब सीड होगी, उसको लेके जाएंगे, नर्सरी में प्लांट करेंगे, वहां से उसका पौधा बनेगा। उस पौधे को निकाल के जाकर और सो करेंगे एक फील्ड में जिसमें पानी होगा, फ्लड हो रखी होगी। तो ये प्रोसेस होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ए, ये लो, ये देखो भाई, ये देख रहे हो? ये जो ये जो दीदी यहाँ पे लगा रही हैं एक फ्लडेड फील्ड में, ये वो प्लांटेशन है जो ये नर्सरी से निकाल के लाई है, ठीक है? ये बताओ, ये समझ आया? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डायरेक्ट डायरेक्ट मामला चल रहा है भाई, यहां पर डायरेक्ट सीधा सीड्स हो रही हैं यहां पर। ये सब नहीं हो रहा, ये हो रहा है। तो कुछ कुछ दिख रहा है यहां पे, क्या सेव हो रहा है यहां पर, क्या सेविंग किस चीज की हो रही है? सबसे पहले, सबसे पहले सेविंग वाटर की। बिल्कुल, ये बात तो समझ आ रही है आपको अब। अगर आपको दोनों का मतलब पता है तो आपको वाटर सेविंग समझ आ गई, यस या नो? ठीक है। अब डू यू नो व्हाई दिस वाटर इज एक्चुअली यूज्ड इन पैडी कल्टीवेशन? ये बात पता है? हमें ये तो पता है कि भाई पैडी फील्ड में पानी यूज होता है, पर क्यों होता है फिर पानी यूज? वीट में क्यों नहीं होता इतना, पैडी में इतना क्यों होता है? बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ वीड, एंड इट हेल्प्स इन किलिंग द वीड जो ऑलरेडी जर्मिनेट कर जाती हैं। तो जो वीड होती है, वीड ग्रोथ को कंट्रोल करता है ये पानी। ये लॉजिक है पानी में फ्लड करने का। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर पानी यहां पर हेल्प कर रहा है, यहां पानी नहीं है, तो जिस काम में पानी हेल्प करता है वो काम और डिफिकल्ट नहीं होगा? ये बताओ, जिस काम में पानी हेल्प कर रहा है वो और डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? अच्छा, अच्छा इसमें एक बात बताओ मेरे को, अब क्वेश्चन में, अब आप देखो जरा, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं वही कह रहा हूं ना, यू स्टडीड अ टॉपिक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड नॉट बाई कि मेरे को टॉपिक प्रिपेयर करना है, एग्रीकल्चर का टॉपिक है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं। आपने इंजॉय किया कि यार राइस की कल्टीवेशन ऐसे होती है, पानी में इसलिए डालते हैं। अब जरा सवाल देखो, अब आप क्यों फंसे होगे? आपने जब क्वेश्चन देखा होगा आपने कहा होगा इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर पडलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। हाँ होता होगा, होता होगा, होता होगा। इट हेल्प्स इन सेविंग वाटर एंड कंपेयर्ड, और ये वो, हाँ हाँ हाँ, ये तो यूपीएससी चाहेगा ही ना कि वाटर सेव, अच्छी चीजें, हाँ 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 होगा।
इट इज सब्जेक्ट टू ग्रेटर वीड प्रेशर देन कन्वेंशनल राइस ट्रांसप्लांटिंग सिस्टम। अब यहां फंस गए, यस या नो? बताओ यहां आप कंसेप्चुअली फंसे कि नहीं फंसे? आपने ये सोचा होगा कि यार नहीं, जो चीज पानी को सेव कर रही है वो चीज तो वीड प्रेशर क्यों ज्यादा होगा उसमें? yes या no? This is a generic aspirant mindset. Being a aspirant recently I know this thing कि यार हम कैसे सोचेंगे it helps in saving water compared to traditional rice system। तो अगर टू सही है ना तो थ्री गलत है, मतलब कि इट इज सब्जेक्ट टू, नहीं नहीं ये तो अच्छी चीज है, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना। डीएसआर में तो सब कुछ अच्छा होगा। यस या नो? क्या ये फीलिंग आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी ना, एग्जैक्टली exactly। ये यही मेरे को पकड़ना था, ये अगर आ रही थी तो नहीं लानी। ये यहां पर एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो आप कि ये चीज क्या है, और दो ही पॉइंट थे एग्जाम में निकालने के लिए, मतलब आपको दो ही कॉन्सेप्ट आने चाहिए थे। ये नहीं कि आपको कोई पीएचडी करनी है एग्रीकल्चर में। आपको मालूम है भाई वन ट्रू है, सेकंड ट्रू है, सेकंड थर्ड ही गलत है, तो आंसर क्या हो गया? वन एंड टू ओनली। ओ सॉरी 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 सॉरी, वन टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली, सो सॉरी मैं गलत हो गया। इट इज सब्जेक्ट टू, यस इट इज ट्रू। डी डी, वन टू एंड थ्री। इट इज सब्जेक्ट टू ग्रेटर वीट प्रेशर, क्योंकि यहां पानी नहीं होता, यहां पानी नहीं होता, तो इट इज सब्जेक्ट टू ग्रेटर वीट प्रेशर देन कन्वेंशनल राइस ट्रांसप्लांटिंग सिस्टम। इट इज ट्रू। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है बट ट्रू है। अच्छा एक काम और याद कर रख लेना मेरे कहने पे, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है भैया ये कौन है क्या है, इस भाई का नाम याद रख लेना, इसकी प्रोनाउंसिएशन खुद देख लेना, और ये एक हर्बिसाइड है। ये बात याद रख लोगे मेरे लिए? अगर ये एग्जाम में दिख जाए ये हर्बिसाइड है, बस कुछ नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, चुपचाप याद कर लो, बस खत्म, आगे बढ़ो। चलो भैया ठीक है, बहुत मौज करा दी भैया आपने, एक सही बात बढ़ा दी। एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आते हैं, ये तो लग रहा है आ जाएगा। ठीक है भाई ठीक है। भैया सवाल नहीं रुक रहे, सवाल कैसे क्या कर रहे हैं हम जीवन में, सवाल ही करे जा रहे हैं। लो भाई करो सवाल, सवाल करो भाई सवाल। अमृत का डन कर दिया क्या आपने सवाल? अच्छा पहले वाले के लिए बोल रहे हो क्या? सवाल का जवाब चाहिए मेरे को। ए आंसर आ रहा है, ए। ए आंसर आ रहा है, ए। डी आंसर आ गया, डी। डी आंसर आ गया, ए आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, और क्या चल रहा है भाई चैट में? ए आ गया, बहुत बढ़िया। डी, ए डी में बात चल रही है, टू ओनली तो कोई बोल ही नहीं रहा है। कह रहा नहीं भैया हम मेथनॉल नहीं खा रहे, हमें मत, हमें बख्श दो, टू तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ए और डी में बात करो अगर करनी है तो। ठीक है भाई करते हैं। लो भैया चलो माहौल बनाते हैं पूरा वेवी। ये देखो भाई ये क्या है, हुच। ये देखो क्या है ये, लिकर, देसी दारू। ऐसे बनती है देखो ऐसे, ये दीदी देखो परेशान है, ये देखो ऐसे बनती है ऐसे। क्या अनहाइजीनिक माहौल है। ये भाई पी के लोगों की डेथ हो गई थी। इसका रीजन क्या है आपको पता है ना? अल्कोहल की प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन होता है और फिर डिस्टिलेशन होता है, यस या नो? तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले तो ये समझना है एथेनॉल और मेथेनॉल दो अलग चीजें होती हैं। एथेनॉल फिर भी मेन आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस में होती है एंड इट इज सेफ फॉर कंजम्पशन। मेथेनॉल जो होता है ना वो सेफ नहीं होता, मेथेनॉल सेफ नहीं होता। पहली बात तो ये, तो यहां से हमारी एक स्टेटमेंट तो निकल गई कि बहुत ही, तो आप सब जानते हो कि एथेनॉल और मेथेनॉल में डिफरेंस होता है। ये इसमें होता है आपके अल्कोहल में, ये कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ये देसी दारू बना रहे होते हैं, व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स बिकॉज वो इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस और बिना किसी रेगुलेशंस के बनती हैं, ये मेथेनॉल मिक्स हो जाता है एथेनॉल में, ये रिमूव नहीं करा जाता। और ये रिमूव नहीं करा जाता, हाँ जी, ये रिमूव नहीं करा जाता, तो क्या होती है दिक्कत? क्या होती है दिक्कत? इससे हो जाती है डेथ। क्या समझे? हाँ जी। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना।
सॉरी यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहां थे कि भाई एथेनॉल और मेथेनॉल में डिफरेंस होता है। एथेनॉल इज सेफ फॉर कंजम्पशन, मेथेनॉल इज नॉट। तो ये तो बात हमें याद रह गई। और जब हमारी ये दारू बन रही होती है, जब हमारी ये लिकर बन रही होती है, तो समटाइम्स दिस मेथेनॉल गेट्स मिक्स्ड विद दिस थिंग एंड देन उसकी कंजम्पशन होती है और उससे डेथ होती है। ठीक है, तो हमको ऑप्शन में ये तो समझ आ गया कि मेथेनॉल और एथेनॉल आर नॉट, मतलब इसमें ये जो है मेथेनॉल, इट इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो टू ओनली तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्या होता है, मतलब एक तो पहले फर्मेंटेशन होती है, यस या नो? फर्मेंटेशन आपको मालूम है? फर्मेंटेशन क्या होती है? अच्छा, बेसिकली सड़ाना जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर डिस्टिलेशन होती है, डिस्टिलरीज होती हैं, वहां पर वो लोग रिमूव करते हैं बाकी चीजों को, अल्कोहल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो वहां पर क्या होता है ना, हीटिंग प्रोसेस या जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनको उस मेजर को यूज किया जाता है। अब देखो, यहां देखो, एथेनॉल हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन मेथेनॉल। मतलब अगर आप दिमाग इतना लगा सकते हो कि अगर किसी चीज को रिमूव करना है तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा या बाद में आएगा? अगर किसी चीज को रिमूव करना है, मेथेनॉल को हटाना है, पहले एग्जैक्टली अनकाष्ठा, आप बॉइल, आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट आया, वो निकल गया, तो आपके पास जो चीज बचेगी वो तभी बचेगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट आया, वो आया और निकल गया। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है, तो क्या एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लोअर हुआ? नहीं ना, एग्जैक्टली। सो एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज नॉट लोअर, इट इज एक्चुअली हायर देन मेथेनॉल। तो इसका आंसर क्या हुआ? क्या आंसर हुआ इसका? डी। बहुत बढ़िया। एथेनॉल और मेथेनॉल के बीच में डिफरेंस देख लेना प्लीज, ठीक है? प्लीज इसको देख लेना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्रुप ये एक ही होता है लेकिन फर्क है, मेथेनॉल डेंजरस है, मेथेनॉल। बस भैया, एक और क्वेश्चन, फटाफट आंसर चाहिए मुझे इसका। जो पहला आंसर देगा उसको प्राइज, उसको मिलेगा भाई आशीर्वाद कि भैया आपका प्रीलिम्स निकलेगा इस बार। जल्दी। बहुत बढ़िया, उजमा। ओ भाई, क्या कर दिया तुमने? सुभाशीष भाई, बहुत बढ़िया, सुभाशीष के लिए तालियां बजा दो भाई सब लोग। सुभाशीष, यही उम्मीद थी, अब तक तुम्हारा मैं आंसर नहीं देख रहा था सुभाशीष, अब आया है तुम्हारा जवाब। भाई साहब, कहां पहुंच गए, किस लाइन में चले गए? हर चीज जो अंग्रेजी दिखती है वो अंग्रेजी नहीं होती। पैसिफिक 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 पैसिफिक, लाइन लगा दी बी की तुम लोगों ने। ये देखो, ये देखो कहां है, कहां है ये लोकेशन कहां है भाई? ये पैसिफिक है। अरे गजब करते हो यार। देखो भाई, ये पॉइंट है भाई, ये यहां पर देखो क्या लिखा है, ये जो जगह है ना, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन भैया देखो, मैंने चेक नहीं करी, बट अगर मैं प्रोनाउंस करूं तो फनासी निकिटिन, ए पता नहीं साइलेंट है कि नहीं है, बट फनासी, अफनासी निकिटिन सी माउंट, ये कहां है? ये है इंडियन ओशन में। अब भैया इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हर सी माउंट को याद रख के बैठेंगे कि नहीं? इंडिया ने अप्रोच किया है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी को, सीकिंग अप्रूवल टू एक्सप्लोर द कोबाल्ट। क्या यूपीएससी को कोबाल्ट पसंद है? क्या यूपीएससी को कोबाल्ट पसंद है, मुझे बता दो। यही तो पकड़ना है, नाइट्रिक ऑक्साइड की तरह, यही पकड़ना है दोस्त। कोबाल्ट रिच है ये जगह, और इंडिया यहां पर इसकी एक्सट्रैक्शन करना चाहता है। फिर तो आएगा, फिर तो आएगा, आएगा आएगा भाई, आएगा। इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के बारे में भी पढ़ लेना। ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो जिसके पास मैंडेट है टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज को इंप्लीमेंट करने का। कोबाल्ट, कोबाल्ट को याद रखेंगे, और याद रखेंगे फनासी निकेटन सी माउंट इंडियन ओशन में ही है, कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर प्रदेश में नहीं है। और श्रीलंका हमारे साथ यहां पर भी बहस कर रहा है कि नहीं हमें करना है यहां पर। अबे क्यों करना है तुम्हें? तुम्हें क्यों करना है? तुम्हें कच्चा तीवू दे दिया ना, वहां एंजॉय करो जाके। हर चीज करनी है, तुम इकोनॉमी समझा लो यार, हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, ऐसे बोलते हैं क्या? ठीक है। अच्छा, इससे एक बात और याद रखनी है, आपको पता है सी में ये चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, यस या नो? पॉलीमेटालिक नोड्यूल रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ये मिनरल डिपॉजिट होते हैं जिसमें मैंगनीज बहुत ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? मैंगनीज, यस या नो? मैंगनीज। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में सबसे ज्यादा क्या होता है? मैंगनीज। कोबाल्ट नहीं होता इसमें इतना।
दो बातें याद रखनी है, कोबाल्ट से रिलेटेड फेनासी निकेटिन सी माउंट, और दूसरा हमको याद रखना है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में मैंगनीज ज्यादा होता है। ये बिल्कुल सी बेड में मिलते हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडिया के पास है डीप ओशन मिशन। हमें ये चाहिए, हमें क्यों चाहिए? क्योंकि भाई एनर्जी का सोर्स है, रिसोर्स है। ये सारी रिसोर्सेज आपको पता ही है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी के लिए। यस या नो? आपके रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट के लिए। यस या नो? अच्छा भैया एक बात बताओ, आपने डार्क ऑक्सीजन नाम के बारे में सुना है? डार्क ऑक्सीजन क्या होती है? डार्क ऑक्सीजन कोई बताएगा? कोई कोई आएगा लाइव आके बताएगा? लाइव एनीवन? नहीं, कोई लाइव नहीं आएगा, हमें शर्म शर्म आती है। बिल्कुल। ये अभी मतलब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो पता चली है कि हमें लगता था कि फोटोसिंथेसिस इज द ओनली वे by which oxygen can be produced, but this is something which is getting revealed, that these polymetallic nodules can also produce oxygen केमिकल रिएक्शन से। तो ये बात आप ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना, ठीक है? डार्क ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डार्क ऑक्सीजन। काफी डार्क हो गया, याद रहेगा? इस बात को लिख लेना जब भी आपको नोट्स मिले, अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे। डार्क ऑक्सीजन। फेनासी निकेटिन पॉइंट भूलोगे क्या? ये बता दो पहले, इसको बता दो। अगर ये एग्जाम में दिख गया और गलत हो गया तो फिर तो बात नहीं बनेगी, फिर नहीं बात बनेगी। जो तुम चले थे ना पैसिफिक की तरफ, उल्टा खींच के ले आए इंडियन ओशन की तरफ। याद रहेगा इस बात, ये आने के भारी चांसेस है, 100% चांसेस है। हीट वेव्स के आने के बहुत बहुत ज्यादा जल्दी, बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भाई, आगे। अंडमान की मैपिंग देख लेना भाई एक बार, अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार की एक बार मैपिंग देख लो, एक बार देख लो। चलो इतना ही टाइम मिलेगा। अब मुझे जानना है आपसे, मुझे जानना है आपसे कि भाई डंकन पैसेज कहां है? डंकन पैसेज। ए सी, ए सी हो गया। ए आ गया भाई, ए आ गया, सी आ गया। सी ए, ए भाई कंफ्यूज हो गए 2 मिनट में, कंफ्यूज सब। ए सी हो गया, ए सी। अच्छा, अच्छा सोम्ब्रियो कहां है? सोम्ब्रियो चैनल कहां है? सोम्ब्रियो, अरे बोल दो यार। अब इस पे भी सी बोल रहे हैं सब। चैट की स्पीड एकदम खत्म। ये क्या दिखा दिया? अरे यार, कैंप क्यों आ गया भाई? लो दोबारा देखो। सबसे ऊपर क्या है? डी। सबसे ऊपर क्या है? डी। फिर क्या है? टी। फिर क्या है? एस। क्या हुआ? डीटीएस। अरे बीटीएस होता है कि नहीं होता? बीटीएस। अरे बीटीएस का डीटीएस कर दो ना यार, सिंपल हो गया। बीटीएस का डीटीएस हो गया, बीटीएस का डीटीएस हो गया। सबसे ऊपर है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज किसके बीच में है? अरे भैया डंकन पैसेज तो अंडमान के ही उसमें बीच में है। मिडल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, इसी के बीच में डंकन है। फिर अच्छा, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, और विद इन निकोबार सोम्ब्रियो चैनल है। भाई इस बात को याद रखना है प्लीज, इस बात को प्लीज याद रखना है कि विद इन अंडमान डंकन है, विद इन निकोबार सोम्ब्रियो है, और दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। डीटीएस के साथ आप याद रख सकते हो। पहला वाला विद इन अंडमान, फिर दोनों के बीच में 10 डिग्री, एंड देन उसके बाद आपका विद इन निकोबार, डीटीएस। आप लोग इस पे कंफ्यूज हो। डंकन 10 डिग्री, सोम्ब्रियो, सोम्ब्रेरो, सोम्ब्रियो, मैं इसको सोम्ब्रियो ही बोल देता हूं यार, तो जस्ट इग्नोर द प्रोनाउंसिएशंस। यस या नो? अरे बताओ भाई। चलो इसको मैप को, अंडमान निकोबार के मैप को भी एक बार देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है इससे भी, क्योंकि वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेके बड़ी भसड़ है। भैया अब आप बनाए ना क्वेश्चन, अब बनाया है आपने क्वेश्चन, पहले तो मजाक चल रहा था। जवाब दो, जवाब दो। उस्मा ने डी लिख दिया है। उस्मा बहुत बढ़िया, उस्मा आप बहुत इंप्रेसिव हो यार। कई बार आपके आंसर्स मुझे बहुत सही लगते हैं और बहुत जल्दी आते हैं। बहुत ही बढ़िया। निशा डी। बाकी अभी पढ़ ही रहे हैं। उसमें क्या किया आपने? इसको आपको मालूम था या आपने इसको एलिमिनेशन से किया?
हाँ बहुत बढ़िया उस्मा, एग्जैक्टली। और भाई ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है उस्मा, क्रिस क्रॉस। इसको पहले यूज नहीं करना, पहले नॉलेज ही यूज करनी है, ठीक है। अगर नहीं, कुछ भी नहीं यूज हो रहा तो ये यूज कर सकते हो। चलो मैं बताता हूँ उस्मा क्या कह रही है, जिसको नहीं मालूम पहले तो पढ़ लो ये दो कॉरिडोर्स के बारे में। भाई ये एरिया बिल्कुल बेहद, मतलब हर दूसरे दिन ये न्यूज में आता है, गाजा। इस गाजा में भैया दो कॉरिडोर हैं, तो ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर देख लो कहां है, यहाँ पे है इजिप्ट और गाजा। ये गाजा है, इसराइल नहीं, गाजा। ये गाजा पट्टी, ठीक है, गाजा पट्टी, गाजा। ये देखो, फिलाडेल्फी कॉरिडोर गाजा और इजिप्ट के बीच में है। और ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये क्या है भाई, ओहो हो, नेटजरीम, नेटजरीम कॉरिडोर जो है, नेटजरीम कॉरिडोर वो विद इन गाजा है, विद इन गाजा। देखो, द फिलाडेल्फी कॉरिडोर इज अ 14 किलोमीटर, ये याद नहीं रखना, 100 मीटर वाइड, ये भी याद रखना, डीमिलिटराइज्ड बफर जोन दैट रन्स अलोंग द एंटायरिटी द बाउंड्री बिटवीन द इजिप्ट एंड गाजा। ये बात याद रख गई हमने, ठीक है। उसके बाद नेटजरीम कॉरिडोर कट्स थ्रू सेंट्रल गाजा एंड वाज रिसेंटली क्रिएटेड। हमने यहां पर क्या किया, हमने दोनों की डेफिनेशंस को रिवर्स कर दिया। यूपीएससी ऐसा अक्सर करता है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ समझ ना आए, आंसर डी मार देना। पर भैया प्लीज, ये आपका पहला जुगाड़ नहीं होना चाहिए। आपको दुनिया इसको पहला जुगाड़ बना के पढ़ा रही होगी, प्लीज डोंट यूज इट एज अ फर्स्ट लेंडर ऑफ फर्स्ट रिसोर्ट। ये आपका ये जो तुक्का टेक्निक्स होती है ना, कि मैंने यहां पर इसको रिवर्स कर दिया ऑप्शंस को, दिस इज, प्लीज प्लीज आई रिपीट, दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू यूज एज योर फर्स्ट वेपन। पहले नॉलेज है, लॉजिक है, कॉमन सेंस है। अगर कुछ नहीं बन रहा, अगर क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है, तो इन टेक्निक्स को यूज करना। और ये टेक्निक्स आजकल आपको हर दूसरा इंसान सुना रहा होगा, हर दूसरा इंसान आपको, कोई इसको कुछ बोल के सुना रहा है, कोई इसको कुछ बोल के सुना रहा है। मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्ट बात बताऊं, देर इज आईएएस ऑफिसर, ठीक है, उनका यूट्यूब चैनल है हार्ड वर्किंग ह्यूमन के नाम से। किसके नाम से? हार्ड वर्किंग ह्यूमन, हार्ड वर्किंग ह्यूमन। ही इज एन आईएएस ऑफिसर। उन लोगों, उन्होंने ना अपने गोल्डन रूल्स टू क्लियर यूपीएससी स्टार्ट किए थे। ही इज द एक्चुअल गाय जिसको क्रेडिट जाना चाहिए इस चीज को यूट्यूब पर लाने का। और उसके बाद उनका कॉपी मारकर दुनिया इसको अपना नाम दे देकर ब्रांड कर रही है। भैया जिसका, जिसको क्रेडिट जाता है उसको क्रेडिट प्लीज दे दो। ही इज द वन। आप जाओ, उन्होंने 2017 से करा रहे हैं भाई वो ये, ठीक है। ये बात किसी को मालूम नहीं है। आप में से बताओ कितने लोगों को ये बात मालूम है, चैट में आप मुझे बताओ। हार्ड वर्किंग ह्यूमन, ठीक है। जस्ट गो एंड लुक, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ही इज हिमसेल्फ एन आईएएस, सच अ स्मार्ट गाय, टैलेंटेड गाय, ठीक है। एंड ही इज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड ये टेक्निक्स। और प्लीज जाकर उनकी वीडियोस देखो। एंड ये जो बाकी लोग चोरी कर करके उनका पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं ना, उनको जाके बोलो कि भाई शर्म कर लो, ठीक है। ही इज द एक्चुअल गाय जिसने वो चीज आगे जाके सबको बताई। हर बंदा इसको अपना नाम दे रहा है, और आपको ये बात मालूम है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट यू नो एवरीवन इज टीचिंग ये टेक्निक्स के नाम पर बुलशिट। दीज आर लॉजिकल, बट आप जब उनकी बात सुनोगे ना, उन्होंने यही बोला है कि जब कुछ ना मिले तो इसको यूज करो। हम बस अब यूपीएससी की तैयारी कम और ये जुगाड़ों की तैयारी ज्यादा हो रही है। और मुश्किल है ये, देखो मैंने करके दिखा तो दिया, उल्टा करना क्या है ये? ओनली है, ओनली हटा दो, एक्सट्रीम वर्ड है। अरे भाई ठीक है, मान लिया होता है, आई नो मिनिस्ट्रीज गलत होती हैं, ये सारी चीजें, इट्स फाइन, बट व्हाट इफ समडे दे चेंज इट? सो फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी यूजिंग योर नॉलेज, सेकंड इज योर लॉजिक, कॉमन सेंस, एंड आखिरी में जब कुछ ना मिले तो ये जुगाड़, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। G7 कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे? हाँ जी। क्या G7 कंट्रीज के नाम याद करने में दिक्कत आएगी? बोल दो। इसमें तो नहीं आनी चाहिए, एक बार देख लेना, ये नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी, है ना भाई, ये इसमें क्या पढ़ाऊं, इसको रटना है। तीस्ता रिवर, क्या आपको मालूम है तीस्ता रिवर के बारे में? क्या आपको पता है ये ओरिजिनेट सिक्किम में होती है? क्या आप ये ज्योग्राफी में पढ़ के आए हो? यस या नो? क्या आपको मालूम है ये सिक्किम में ओरिजिनेट करने के बाद जाती है बांग्लादेश में? आपको एक बात याद रखनी है, आपको ये सब तो पता है, मुझे आपको मालूम है, क्या आपको ये मालूम था आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, notwithstanding anything in the foregoing provision of this chapter, Parliament has the power to make any law for whole or any part of the territory of India
for implementing any treaty, agreement, or convention with other country or countries, or any decision made at the international conference, association, or the body. Article 253 of the Indian Constitution gives power to the government to enter any transboundary river water related treaty with a riparian state. अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या पूछ ले आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी, मैंडेट्स, क्या आप इस तरह का अग्रीमेंट कर सकते हो, तो ये आर्टिकल है 253। ये बात सही है, इस बात को याद रखना। ये कौन से पार्ट में आएगा, ये कौन से पार्ट में आएगा, कोई बताएगा? 253 आर्टिकल अगर है, लॉजिकली सोचो किस पार्ट में आएगा। बहुत बढ़िया राजवीर, 11। पार्ट 11 किस बात से डील करता है? बहुत बढ़िया उस्मा, सेंटर स्टेट, शाबाश। चलो भाई आगे, इसको याद रखना। अल्जाइमर्स होता है, अल्जाइमर्स डिजीज होता है, उसके लिए भाई ये नई मेडिसिन आई है, नाम याद रख सकते हो, डोनानेमैब। डोनानेमैब एक ये मेडिसिन है। क्या होता है अल्जाइमर डिजीज? आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उसके अराउंड ये प्रोटीन्स, ये प्रोटीन जो है एमाइलॉइड प्रोटीन, ये इकट्ठा होने लग जाता है। इस प्रोटीन से अटैच हो जाती हैं भाई ये मेडिसिन की एंटीबॉडीज, और फिर इनको ब्रेक डाउन करती हैं। हमें बस इतना याद रखना है, अल्जाइमर डिजीज ब्रेन से रिलेटेड होता है और ये मेडिसिन नहीं आई है, याद रहेगा। फिर छोटी बात, फिर छोटी बात, उसके बाद पावर ट्रेडिंग। वीडियो इज फ्लक्चुएटिंग, अरे वीडियो इज ओके, ये देखो भाई नॉर्मल है सब, सही है। पावर ट्रेडिंग दोस्त, पावर ट्रेडिंग देखो, पावर को ट्रेड करना मतलब आप शेयर को ट्रेड करते हो, पावर को भी ट्रेड कर सकते हो। यस या नो? आपने इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसको क्या कहते हैं बाय करना चाहता है, अगर वो आपस में आकर ट्रेडिंग कर पाए, पावर ट्रेडिंग। ये इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अलाउ करता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, हमने अभी IRDAI पढ़ा था, हमने CDSSCO पढ़ा है, हमने FSI पढ़ा है। कुछ बॉडीज इस बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये रेगुलेट करती है पावर ट्रेडिंग इन इंडिया। और इंडिया में 3 पावर एक्सचेंज हैं ये रे, जिसमें से इंडिया एनर्जी एक्सचेंज 90% मार्केट शेयर को डोमिनेट करता है। जैसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इसी तरीके से आपकी ये स्टॉक एक्सचेंज है पावर सेक्टर के लिए। ठीक है जी, ये याद रहेगा। छोटा सा टॉपिक है, अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये याद रहेंगे, भूलना मत यार, आ गया एग्जाम में तो हो जाएगा। अच्छा, चिली, मिर्ची खाते हो भाई? मिर्ची लगी भाई, हाँ, मिर्ची 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 मिर्ची। मिर्ची खा के क्या होता है आपको? व्हाट डू यू फील आफ्टर ईटिंग चिली? हाँ, मुंह जल गया, मुंह जल गया, ये होता है कि नहीं होता? यस या नो? ये होता है भाई इसकी वजह से, कैप्साइसिन। दिस इज द बेसिकली इट इज अ बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल, जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा होता है। Why chilies burn but humans love to eat them? Why relationships hurt but still humans tend to involve in them? है कि नहीं? सही बात बोली कि नहीं बोली, ये बता दो। सही बात है ना? देखो मोहित सैनी का अब आया है। मोहित सैनी, तुम्हारा मैंने अब तक आंसर नहीं देखा भाई, इस बात पे वाह बड़ी जल्दी आ गया। जवाब दे रहे थे तुम चैट में। सर क्या होता है भाई? अच्छा दे रहे थे, चलो ठीक है, अभी देखते हैं। चलो ये देख लेना भाई, इसका भी नाम याद रख लेना कहीं आ जाए तो। अच्छा, कवच सिस्टम में पढ़ा चुका हूं यार पहले ही, रेलवे का आपका वो है ये कि एक्सीडेंट कोलिजन को अवॉइड करने के लिए सिस्टम है, जीपीएस को यूज करता है, RFID टेक्नोलॉजी का यूज करता है। आपको मालूम होना चाहिए, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, नथिंग इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ छोटी छोटी न्यूज भाई। इंडिया की रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहद्र सॉरी सद्र लोका लोकाना, they have entered into the UNESCO's memory of the World Asia Pacific Regional Register। ठीक है, अब भाई ये देख लो, इसमें क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का एक रजिस्टर है जहां पर भाई आपको जिस तरह का लिटरेचर होते हैं, कल्चरल हेरिटेज होती है, इसको रिकग्निशन देने के लिए, तो इन तीनों का आप नाम याद रख लेना, दैट इज इट। ठीक है, छोटी सी बात है, एग्जाम में दिख गई तो हो जाएगा। ये अच्छा आर्टिकल था भाई, ये आप खुद पढ़ लेना भाई, सेंट्रल हॉल इन ओल्ड पार्लियामेंट, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें लिखी थी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आए तो पढ़ लेना।
सिमिलरली नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्टोरी पे आर्टिकल आया था, मन करे पढ़ लेना, कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अग्निबाण रॉकेट का लॉन्च हुआ। भाई आपको मालूम होगा अग्निकूल एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उन लोगों ने अग्निबाण रॉकेट का लॉन्च किया था। टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया स्पेस सेक्टर। अगर आप लोगों ने, जो लोग कैप के स्टूडेंट्स हैं, आपको मालूम होगा हमने 13 से लेकर 19 का जो हमारा मेन थीमेटिक था, दैट वाज स्पेस स्पेशल। यस या नो? कौन कौन है यहां पर कैप वाले जिनको मालूम है? हाँ जी, यस। उसमें मैंने आपको पूरा स्पेस सेक्टर के जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा टाइमलाइन है, जब स्पेस सेक्टर की डेवलपमेंट हुई, फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर पे पूरा पूरा मैंने आपको बना के दिया था। दीज मेन थीमेटिक फ्रेमवर्क्स आर बेसिकली नथिंग बट अ यूपीएससी का रेडीमेड आंसर। अगर प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर पे सवाल आता है, आपके पास इनफ कंटेंट है 2 पेजों में, आप कुछ भी लिख के आ सकते हो कि भाई क्यों है नीड प्राइवेटाइजेशन की, बेनिफिट क्या है, पहली बात तो क्या नीड है, उसके बाद क्या बेनिफिट्स होंगे आपको अगर आप प्राइवेटाइजेशन करोगे, उसके बाद आपके क्या रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, क्या वे इंपैक्ट है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इश्यूज क्या है, सब कुछ। बेसिकली दिस इज योर रेडीमेड एक आपका गाइड है टू आंसर राइटिंग। उसके बाद मैंने आपको सारे ऑर्बिट्स के बारे में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था, यस या नो? कौन सी सैटेलाइट कहां पर होती है, ठीक है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको पढ़ाने में मेरे को 2 घंटे लगे थे, अगर आपको याद हो तो, है ना? तो भाई ये आप खुद ही करना है। अच्छा, आखिरी में जो आपका स्टैटिस्कोप है, इसमें भैया देखो पॉलिटी के सबसे 5 इंपॉर्टेंट इशू, पता नहीं इस बार ना जून के मंथ में मैंने देखा ये 5 टॉपिक पे बहुत आर्टिकल आए थे। स्पीकर और डेप्यूटी, क्योंकि इलेक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट आया था। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इमरजेंसी प्रोविजंस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पार्डनिंग पावर्स और ओथ। प्लीज इनको जरूर प्रिपेयर करना अगले एक हफ्ते। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपना स्पेस सेक्टर जो मैंने यहां पे दिया है इसको पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। आखिरी में मैं आपको बोलूंगा भैया पंचामृत टेस्ट सीरीज, अब ये कोड वैलिड नहीं है, सॉरी, मैं अभी भी यूज करता हूं क्योंकि मैंने ये इसमें अटैच कर रखा है, बट दिस कोड इज नॉट वैलिड एनी मोर, सो यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है। बट ओके, राइट, दिस इज द पंचामृत टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं अगर आप 2025 के लिए अपियर कर रहे हो। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूं, आप इसको लो, इसके साथ जो मैंने आपको बोला कि जो लेक्चर्स मिलेंगे पीआईबी और आपका रिवीजन लेक्चर्स, और साथ में मैं ट्राई करूंगा योजना को भी कवर कराने का, वो यहां पर मिलेंगे। इसके साथ इन मॉक इन लेक्चर इन टेस्ट के डिस्कशंस भी में होंगे। तो 5 टेस्ट हैं, आपको पूरा इवेल्युएशन मिलेगा, आप लाइव हमारी वेबसाइट पर अटेंड कर सकते हो, सारी चीजें होंगी। तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इनरोलिंग इनटू दिस कोर्सेज, इनटू द टेस्ट सीरीज, पंचामृत टेस्ट सीरीज ओनली फॉर 999, ठीक है। इसको आप एक्सेस कर सकते हो, बढ़िया 5 टेस्ट हैं, आपको पूरा आपकी रैंकिंग भी मिलेगी, आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिलेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सब कुछ होगा, राइट। कैप प्रोग्राम अगर किसी को ज्वाइन करना है, कोई भूला भटका 2026 वाला यहाँ पे घूम रहा है, तो अभी कर लो, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है जी। ये था भैया जून 2024 का जो जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स मुझे मिले। आई होप आपको मजा आया होगा, इंजॉय करते हो आप करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट को। जुलाई अब ऑनवर्ड्स और चीजें इंपॉर्टेंट होती जाएंगी, जैसे जैसे मंथ्स आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो जनवरी 2025 टू अप्रैल 2025 विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैंने तो आपको पिछले 6 महीने का करा दिया यार, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। मैंने आपको बोला था आप जब कोर्स परचेज कर रहे थे कि भाई बैकलॉग का क्या होगा, आई होप यू आर सेटिस्फाइड कि बैकलॉग कवर हो रहा है। प्रीलिम्स का तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, मैंने आपको 2024 पूरा साल ही करा दूंगा मैं। 2024 जनवरी टू जून हम 6 महीने कर चुके हैं, जितने पॉइंट्स करे हैं उन्हें याद रखना, अच्छे से मेमोराइज करना, पीपीवाईज को अच्छे से फॉलो करना, और जो प्रीलिम्स चीट शीट है जो कैप में है आप उनके पॉइंट्स को नोट करना। जो मैं रिवीजन कराऊंगा पीआईबी की आखिरी में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, टेलीग्राम पर मैं प्री रेडी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनको ध्यान में रखना। ट्रस्ट मी, बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। देखो, करंट अफेयर कॉन्सर्ट नंबर 1, पीपीवाई नंबर 2, टेलीग्राम पर आपका प्री रेडी नंबर 3, प्रीलिम्स चीट शीट नंबर 4, ठीक है। और उसके बाद 5th आपका मैं बोलूंगा जो हमारा रिवीजन होगा मई में,
जिसमें आई विल ट्राई टू कवर पीआईबी एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर योजना। भाई इससे बाहर करंट अफेयर का सवाल तो नहीं आएगा। मैंने सब कवर करा दिया है भाई, जितना हो सकता है। ठीक है, मतलब मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। और फालतू कंटेंट है ही नहीं, फालतू वाला कंटेंट है ही नहीं भाई। जो देखो, जो जो वाहियात कंटेंट है ना दोस्त, वो मैगजीनों में आपको मिलेगा। और हो सकता है उसमें से एक दो क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन ना वो किसी से सॉल्व नहीं होना। जिन्होंने वो मैगजीन पढ़ी है ना, वो भी उसको पढ़ेंगे नहीं। और जिन्होंने नहीं पढ़ी, उन्होंने तो नहीं पढ़ी। एटलीस्ट दिमाग तो कम खर्च हुआ। सो हमने जितना पढ़ा, बड़ा प्रिसाइज पढ़ा। लाइक दैट इज द ऑब्जेक्टिव। हम जो पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ पढ़ रहे हैं कि भाई यही आएगा या इसके अराउंड आएगा, या जो इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं उसको हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द आइडिया। आई होप यू एंजॉयड इट, मजा आया होगा आपको। अब आपसे मिलते हैं हम अगले वेडनेसडे प्रोबेबली। ठीक है, और आगे चलाते हैं इसको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जो लोग आपने इसको रिकॉर्डेड देखा है यूट्यूब पर या कहीं पर भी, प्लीज अपने हमारे को फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज जो लोग लाइव देख रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में इसके नोट्स मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पर। ठीक है जी, इंजॉय करो, पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, अच्छा खाना पीना खाओ और मौज लो। ठीक है भाई, अच्छा लगा हो कोर्स, अच्छा लगा हो लेक्चर, मेरे को अपना व्हाट्सएप फीडबैक दो। कोर्स के फीडबैक सेक्शन में जाके फीडबैक ऐड करो। ठीक है जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मजा आ जाता है आपसे मिलके। ओके जी, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।